आगे बढ़ते हैं, रेशियो एनालिसिस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जिनका कनेक्शन इन्वेस्टमेंट के साथ होगा, है ना। सो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी हम बोल सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा रेशियो है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रेशियो, बार बार पूछा जाने वाला, बार बार यूज होने वाला रेशियो है ना, बहुत ध्यान से सुनिए। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं ROI। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसा नाम वैसे ही काम। तो सिंपल शब्दों में तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या लगाया और क्या पाया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या लगाया। ठीक है, बिजनेस में आपने क्या लगाया भाई, वो इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। ठीक है, और क्या मिला वो रिटर्न है, क्या मिला वो आपके लिए रिटर्न है। अब सवाल है इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, क्या लगाया। तो क्या लगाएंगे सर, बिजनेस में हम क्या लगाते हैं, या तो पैसा डेट से आएगा या फिर पैसा इक्विटी से आएगा। मतलब या तो हम उधार लेकर पैसा लगाएंगे या फिर हम इक्विटी से पैसा लगाएंगे, मतलब घर से पैसा लगाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं बोल सकता हूँ अमाउंट इन्वेस्टेड इन दी बिजनेस। जो भी पैसा हम अपने बिजनेस में लगाएंगे वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, और उस पर जो ओवरऑल रिटर्न मिलेगा उसको हम यहाँ रिटर्न या प्रॉफिट का नाम देंगे, है ना। ओके, तो और आगे बढ़ाएं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ आ जाएगा डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, हमने पैसा कहाँ से लगाएंगे भाई, या तो बोरो करेंगे या फिर घर से पैसा लगाएंगे। अब उस पर हमें क्या मिलेगा, तो उसे नाम दे रहा हूं मैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सवाल है कि सर EBIT ही क्यों लिखें, कुछ और क्यों ना लिखें। तो उसका कारण है, अगर आपको याद हो तो हमने कभी इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था जिसमें हम पढ़ते थे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता था कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट, तो क्या आता था प्रॉफिट। ठीक है, या फिर इसे एक और नाम दिया गया है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो भाई वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो कहलाता है EBIT। अब क्या होता है, इसमें से जो इंटरेस्ट होता है वो हम डिवेंचर होल्डर्स को दे देते हैं। ठीक है, अब जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर टैक्स पे कर देते हैं, क्या बचता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर क्या करते थे, इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते थे, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जो बचता था उसे बोलते थे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऐसा कुछ हमने पढ़ रखा है। अब आप बताइए, पैसा लगाया है किस किसने, डेट ने और इक्विटी ने। तो अगर हमने दोनों लोगों का पैसा डिनोमिनेटर में रखा है, अगर हमने दोनों लोगों का पैसा डिनोमिनेटर में रखा है, मतलब डिवेंचर होल्डर्स का भी और घर वालों का भी, मतलब इक्विटी होल्डर्स का भी, तो दोनों का प्रॉफिट भी हमें ऊपर रखना पड़ेगा। तो यदि हम EBIT रखते हैं तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि EBIT के अंदर इंटरेस्ट भी है। तो इंटरेस्ट किसका प्रॉफिट है, एक तरीके से डिवेंचर होल्डर्स का प्रॉफिट है, डेट वालों का प्रॉफिट है। तो एक तरीके से डेट का प्रॉफिट हो गया इंटरेस्ट, तो डेट का प्रॉफिट हो गया इंटरेस्ट जो कि EBIT के अंदर शामिल है। देखो आप, इसके अंदर इंटरेस्ट भी तो है, ठीक बात है। और जो बचा हुआ है वो किसका है, वो कहीं ना कहीं इक्विटी वालों का है, ठीक बात है भाई, मतलब घर वालों का है। तो फायदा क्या होगा कि डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, जिसका पैसा लगाया है वो नीचे आ जाएगा, और उसका प्रॉफिट कितना है EBIT के अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी। इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को चला जाएगा और बाकी जो बचा वो ओनर्स का हो जाएगा, मतलब इक्विटी वालों का हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पर इसमें बड़ा सवाल ये है, कुछ अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं, और वो ये है कि डेट मतलब क्या, डेट का मतलब क्या लिया जाएगा भाई। तो डेट मतलब होगा लॉन्ग टर्म डेट। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, यहां पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब तक कुछ ना कहा जाए, डेट अगर केवल लिखा है तो हम उसका मतलब मानेंगे लॉन्ग टर्म डेट, मतलब शॉर्ट टर्म डेट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सर यदि टोटल डेट लिखा होगा तो फिर बात ही अलग होगी। टोटल मतलब करंट डेट और लॉन्ग टर्म डेट दोनों, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों। पर अगर केवल डेट लिखा है तो हम मानेंगे लॉन्ग टर्म डेट, ठीक बात है। दूसरी बात, इक्विटी का क्या मतलब होगा।
इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस, या यहां पर एडजस्ट कर देते हैं मिसलेनियस लॉसेस, जो कि आजकल दिखते नहीं है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, हालांकि आप चाहें तो माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस कर सकते हैं ना, या फिक्टिशियस असेट जैसा कुछ है ना, पर वो आपको कहीं दिखेंगे नहीं, तो मैं बस इतना ही लिख रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तीनों मिलाकर इक्विटी बनता है। सर क्या कह रहे हो, नाम इक्विटी है और उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ रहा है? हाँ, यही तो ध्यान देने वाली बात है, इसी में हम एग्जाम में गलतियां करते हैं। हमें फाइनेंस की टर्म्स को समझना है। इस चैप्टर में जो मेन वो आपके साथ खेल खेलने वाला है वो यहीं पर होगा कि वो आपको नाम में ही कंफ्यूज कर देगा, है ना। तो ध्यान से, इक्विटी लिखा है तो इक्विटी के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा। इक्विटी जब भी बोलेंगे तो उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस मिसलेनियस लॉसेस। ओके, ठीक बात है। तो इसी एंगल से अब फिर से एक बार रेशियो को देख लेते हैं। ये हो गया डेट, ये हो गया इक्विटी। तो डेट वालों के लिए का प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट, वो ईबीआईटी के अंदर शामिल है। और इक्विटी मतलब सब कुछ, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी। तो भाई ईबीआईटी में से अगर आपने इंटरेस्ट हटा दिया, फिर जो भी बचा कहीं ना कहीं वो किसका है, या तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है। रही बात टैक्स की, वो तो अदरवाइज हम हटा देंगे, पर इंटरेस्ट घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है कहीं ना कहीं वो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, और दोनों को मिलाकर हम इक्विटी बोलते हैं। तो बात बराबर ही हो गई है ना। ओके, तो ये हमारा हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर आप लॉजिक को समझते जाएंगे तो आपको रेशियो रटना नहीं पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा आप सोचना, लॉजिक बिठाना कि हम क्या कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में जिसने पैसा लगाया और न्यूमरेटर में उन्होंने जो कमाया उसको हमने ऊपर लिख दिया। क्या लगाया डिनोमिनेटर में और क्या पाया वो न्यूमरेटर में। ठीक बात है। ओके, और जरूरी बात ये है जो आपको बेहद ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। इक्विटी के कुछ और भी नाम है, इक्विटी के कुछ और भी नाम है, और वो हर बार अलग अलग नाम यूज करेगा। वो नाम क्या है सर? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड अगर लिखा है इसका मतलब इक्विटी ही है। ठीक बात है। इसके अलावा प्रोप्राइटरी फंड या प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है भाई, प्रोप्राइटरी मतलब ओनर्स, है ना। ओके, इसके अलावा ओनर्स फंड। ठीक है, इसके अलावा नेटवर्थ। ओ माय गॉड, इतने सारे नाम है। यस, ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है, तो अगर कहीं शेयर होल्डर फंड लिखा है तो उसका मतलब भी क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना। तो इसको अपन कर देते हैं बॉक्स में बंद। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होगी। ठीक है, अगर आप इसमें गड़बड़ करेंगे तो अपन फंस जाएंगे। ठीक है, और इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा भाई? इन सभी का मतलब हो जाएगा ये। ठीक बात है। तो चाहे नेटवर्थ लिखा हो, चाहे ओनर्स फंड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उन सब का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक बात है। नाम के लॉजिक्स क्लियर है यार। भाई इक्विटी को शेयर होल्डर फंड क्यों बोलते हैं? अरे यार, शेयर होल्डर में तो दोनों होते हैं, प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी। अभी आपने क्लियर तो करा नहीं, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यार दोनों ही शेयर होल्डर होंगे, और क्या है ना। ऐसी प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर। ओनर कौन सा? आपने कुछ बोला नहीं तो मतलब दोनों ही होंगे ना। और ऑनर्स फंड में तो क्लियर ही है। नेटवर्थ पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे, है ना। ओके, तो ये हो गई बात भाई इक्विटी क्या होता है। अब एक और बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो क्या है सर? वो ये है कि अगर कहीं लिखा हो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, कहीं पर लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तो और ज्यादा अटेंटिव होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस लॉसेस। ठीक है, जो मैं लिख नहीं रहा हूं। ओके, तो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस क्या मिसिंग है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां पर नहीं है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको लिखने की जरूरत नहीं। सर ऐसा क्यों? सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंपल है, अगर शेयर होल्डर फंड लिखा है तो उसमें तीनों आएंगे। तीनों मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर में आपने ये नहीं बताया कौन से वाले शेयर होल्डर। ठीक बात है। पर अगर इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिखा है तो फिर तो क्लियर है ना कि हम कौन से वाले शेयर होल्डर्स के फंड की बात कर रहे हैं? इक्विटी के, है ना।
तो फिर अपन केवल क्या लिखें, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। सर रिजर्व एंड सरप्लस साथ में क्यों होता है? हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ ही मिलेगा, क्योंकि जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है उस पर राइट किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है ना। तो ये दोनों हमेशा साथ में ही आपको नजर आएंगे। ओके, तो ध्यान रखें इक्विटी और इक्विटी शेयर होल्डर फंड एक जैसे नहीं है, दोनों में कुछ डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। अगर आप इक्विटी में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घटा देंगे तो जो बचेगा वो कहलाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक बात है। उम्मीद करता हूं आपको ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और ध्यान देने वाली बात, इसका एक और नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है सर, ये नाम क्यों है? अरे सिंपल बात है भाई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना कैपिटल आपने अपने बिजनेस में लगाया और उस पर क्या रिटर्न पाया। तो एक तरीके से मैं यूं बोल सकता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। ठीक बात है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉय करा लगाया, इन्वेस्टमेंट मतलब भी वही बिजनेस में कितना पैसा लगाया। ठीक है, ओके, और आगे समझते हैं। तो क्या मैं क्रक्स में ऐसा बोल सकता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कहो या इन्वेस्टमेंट कहो, ये हमारे लिए एक जैसे ही है, या यूं कहो कि डेट प्लस इक्विटी। ठीक बात है, ओके साहब, थोड़ा और बात कर लेते हैं इस पर। देखिए अपन ने लिखा कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, इसको थोड़ा एक और एंगल से समझते हैं। कैसे? देखिए ये है सपोज आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट अपन वो पुरानी वाली ही बनाएंगे, आप शेड्यूल 3 वाली मत बनाने लगना है ना। यहाँ पर अपने इस पूरे चैप्टर में जब भी बैलेंस शीट की बात होगी अपन वैसी सिंपल सी बैलेंस शीट बनाएंगे जो पहले चलती थी या अभी भी कंपनी के अलावा चलती है ना। वो मैं आपको बनाकर भी बता दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ क्या आ जाएंगे? फिक्स असेट आएंगी, यहाँ पर आ जाएगी आपकी करंट असेट, यहाँ पर आ जाएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, जिसे हम इक्विटी भी बोलते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन और आ जाएगी करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे टोटल। ठीक बात है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ये डन। अब ऐसे समझना, जब भी इस चैप्टर में बैलेंस शीट बनाने को आएगी, जैसा कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो हम कैसे बनाएंगे उसका फॉर्मेट यही दिखेगा आपको हर बार, है ना। इधर अमाउंट्स, इधर अमाउंट्स, इधर असेट्स हो जाएंगी और इधर लाइबिलिटीज हो जाएंगी, शेयर होल्डर्स फंड एंड लाइबिलिटीज है। अब सपोज शेयर होल्डर फंड है आपका 100 करोड़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है आपकी 50 करोड़, करंट लाइबिलिटी है आपकी 50 करोड़। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 200 करोड़। ओके, फिक्स्ड असेट है सपोज आपकी 100 करोड़, करंट असेट है आपकी 100 करोड़, दोनों मान लो 100 है। टोटल कितना हो गया? 200 करोड़, है ना। ये आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। अभी समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अभी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे डेट प्लस इक्विटी। डेट मतलब मैंने बताया था केवल लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100, सॉरी लॉन्ग टर्म डेट कितना है? 50 करोड़ से, तो ये हो जाएगा। और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड कितना हो जाएगा? 100 करोड़। टोटल कितना हो गया? 150 करोड़। क्लियर है ये बात? कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर डेट प्लस इक्विटी, 50 करोड़ प्लस 100 करोड़, 150 करोड़ आ जाएगा। ये है ना, सिंपल है। अभी इसको निकालने का एक और तरीका है। सर वो क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। हम क्या करेंगे, टोटल असेट में से, मतलब पूरे असेट वाली साइड में से आप केवल करंट लायबिलिटी हटा दीजिए, तो भी तो भैया आएगा 200 करोड़ माइनस 50 करोड़ करिए आप, 150 करोड़ ही तो आ रहा है। तो सिंपल शब्द में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट, मतलब असेट साइड का पूरा टोटल माइनस करंट लायबिलिटी। और क्यों ना आए सर? भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको ये दोनों चाहिए तो या तो यही दोनों को ऐड कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इधर का पूरा साइड उठाकर, इसको ऐसा बोलना चाहिए, इधर का पूरा साइड उठाकर इतना माइनस कर दो तो यही तो बचेगा, ग्रीन वाला, है ना। ओके, तो फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं,
इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल। सुना होगा आपने, है ना, वर्किंग कैपिटल को नेट वर्किंग कैपिटल लिख रहा हूं। तो आप देख सकते हैं अब कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और तरीका है। आप क्या करिए, फिक्स्ड एसेट और नेट वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दीजिए तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, है ना। तो इसकी भी हमें जरूरत पड़ती रहेगी। चलिए साहब, तो ये हो गया हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला रेशियो खत्म। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने नए रेशियो की बात करते हैं जिसका नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी भूलना मत, इक्विटी मतलब अभी बताया था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा, जैसा नाम वैसे ही काम भाई। देखो ऊपर क्या आना चाहिए, रिटर्न, नीचे क्या आना चाहिए, इक्विटी। ठीक बात है सर, ये तो क्लियर है। ओके, अब सर इक्विटी का मतलब तो हम जानते हैं तो बताइए क्या होता है। सर इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और साथ में रिजर्वेंट सरप्लस तो होता ही है, तो ये हो गया, और प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, तो इक्विटी का मतलब तो आपको पता है। अब सवाल है सर कि डिनोमिनेटर में तो आपका ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। न्यूमरेटर में क्या आएगा सर, आपने रिटर्न लिख दिया। रिटर्न का मतलब क्या है, जब अपन ने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था, मतलब इसके पहले वाला जो रेशियो पढ़ा था, तो रिटर्न का मतलब अपन ने क्या लिया था, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। क्या अभी भी मैं EBIT ले लूं, एक बार चेक करके देखते हैं। सपोज मैं यहाँ EBIT लिखता हूँ, बताइए क्या आप इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बताइए क्यों नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि सर EBIT में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। अब आप बताइए अपन ने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, अपन ने सीखा है जिसका अमाउंट, जिसका पैसा उसका रिटर्न, उसका प्रॉफिट, यूं हम बोल सकते हैं, जिसका पैसा उसका प्रॉफिट। अब बताओ इक्विटी मतलब ऑनर्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दोनों मिलाकर। अब EBIT में तो इंटरेस्ट तो डिवेंचर होल्डर है, मतलब डेट वालों को जाना है। तो यहां कैसे लिख सकते हैं, क्या इंटरेस्ट हम इक्विटी को बांटने वाले हैं, नहीं ना, तो EBIT हम नहीं लिख सकते हैं। तो सर क्या लिखें आप बताइए सर, हम लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्यों सर ऐसा क्यों, आपको चेक करा देता हूं 2 मिनट में। आप बताओ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कॉन्ट्री, माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता है, EBIT, माइनस इंटरेस्ट क्या होता है, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स तो क्या आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ध्यान से सुनिए, आप खुद ही मुझे बता दीजिए कि जब अर्निंग आफ्टर टैक्स बचता है, मतलब सब कुछ खर्चे घटाने के बाद, टैक्स भी चुकाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो किसका होता है। सर बहुत सिंपल है, इसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देते हैं और जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। हाँ सर ये तो बड़ी सिंपल बात है। तो इसका मतलब समझो, EAT किसका प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं किसका है, इक्विटी वालों का प्रॉफिट है, मतलब सारे ओनर्स का प्रॉफिट है। तो सर इक्विटी मतलब ओनर्स का पैसा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओनर्स का प्रॉफिट, तो भाई जिसका पैसा उसका प्रॉफिट। आप लॉजिक समझ पा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसे हम ROE भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से अब आप लॉजिक समझ गए होंगे कि कैसे रेशियो को बनाया जाता है ना। ओके, और आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब बताइए, अब ये रेशियो अगर आप खुद से बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, कुछ चेंज है क्या पुराने रेशियो से, ध्यान से देखो। हाँ सर चेंज है, पहले तक केवल रिटर्न ऑन इक्विटी, अभी क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, मैंने कहा था कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है, मैंने बताया था इसका मतलब होता है केवल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्या मिसिंग है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां पर नहीं है, उसे हम नहीं लेते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, मैं लिख सकता हूं इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसके लिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं रेशियो की। तो रेशियो फिर वही सिंपल, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो रिटर्न अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब आप बताइए, यहां तो आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है,
जिसका मतलब क्लियर है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सरप्लस, इस बार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं। अब आप बताइए न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए। ठीक बात है, क्या इस बार मैं ईबीआईटी लिखूं? नहीं सर, ईबीआईटी में तो सर लोन वालों का भी प्रॉफिट जुड़ा होता है, उसको तो लिख ही नहीं सकते। हमने कहा ठीक है ईबीआईटी नहीं लिखते, तो क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दें? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखोगे तो एक गड़बड़ हो जाएगी। सर क्या गड़बड़ हो जाएगी? जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसके दो हिस्से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी जाता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी जाता है। आप बताइए क्या डिनोमिनेटर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है? नहीं सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो नहीं है, इसका मतलब प्रेफरेंस का प्रॉफिट यहां पर नहीं आना चाहिए। तो क्या करें सर, क्या करें? एक काम करते हैं, प्रेफरेंस वालों का प्रॉफिट भी हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे सर? फिर से वही देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस क्या घटाते हैं, इंटरेस्ट, तो क्या आ जाता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, माइनस टैक्सेस करते हैं तो क्या आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आता है। इसमें से घटा दो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या बचेगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो क्या ये लिख सकते हैं? हाँ सर, ये किसका प्रॉफिट है? अब इस पर केवल किसका अधिकार है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक बात है, ओके। तो मैं यहां लिख रहा हूं EAES। उम्मीद करता हूं अब आप लॉजिक को समझ गए होंगे। जिसका पैसा उसका प्रॉफिट, उसका रिटर्न। ठीक है, जिसका पैसा उसका प्रॉफिट कहो या रिटर्न कहो। ठीक बात है, ओके। और आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं, और वो क्या है सर, हमारा अगला रेशियो है, यहां पर स्पेस है, ठीक है, यहां लिख सकते हैं अपन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हो गया, सॉरी, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट। ठीक है, ये तो एकदम ही सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, और इनटू 100। अच्छा, ये जितने भी रेशियो हमने पढ़े हैं कौन से वाले, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। देखो आप, जैसे अपन ने पढ़ा रिटर्न ऑन इक्विटी, कहाँ गया, हाँ ये रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ा हमने, या फिर हमने रिटर्न ऑन इक्विटी पढ़ा, ठीक है, ये दूसरा वाला, या फिर हमने रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड पढ़ा, या फिर अभी हम रिटर्न ऑन असेट पढ़ रहे हैं। सभी की सभी परसेंटेज में निकाले जाएंगे। क्या आप जवाब दे सकते हैं क्यों? हाँ सर, सिंपल है, हर केस में न्यूमरेटर छोटू सा होगा, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा, पॉइंट में आंसर आएगा, मजा नहीं आएगा बोलने में। कितना रिटर्न कमाए बोले 0.12, ये जमेगा नहीं सर। इसलिए क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो बोलने में अच्छा लगेगा। 12%, 15%, 20%, ऐसा कुछ है ना। तो 100 से कम मल्टीप्लाई करना, कम नहीं करना, ये अंडरस्टैंडिंग का इशू है ना, ओके। तो यहां मैंने लिखा रिटर्न ऑन असेट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल असेट। ये एकदम सिंपल है, आपने टोटल असेट में कितना पैसा लगाकर रखा है और ओवरऑल आपने कमाया क्या है, तो एक रेट का हमें आइडिया मिल जाता है। इसमें कुछ स्पेशल अलग से कोई लॉजिक नहीं है, है ना। आप चाहो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जगह आप EBIT भी लिख सकते हो। वो इसलिए लिख सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं जो असेट होती है, कहीं ना कहीं जो आपकी असेट होती है वो डेट से भी फाइनेंस होती है। भाई असेट में किसका पैसा लगता है, असेट कहाँ से आती है, किसी भी एंटिटी के पास असेट कहाँ से आती है, असेट वाला साइड कहाँ से आता है, बैलेंस शीट याद करो, असेट वाला साइड कहाँ से आता है, लाइबिलिटी वाली साइड से आता है। लाइबिलिटी वाली साइड में क्या होता है, ओनर्स का पैसा और डिवेंचर होल्डर्स का पैसा, उधार वालों का पैसा। तो दोनों पैसे से, घर के पैसे से और बाहर के पैसे, दोनों मिलाकर हम असेट खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं असेट पर हमने जो कमाया वो EBIT होना चाहिए, क्योंकि असेट में सबका पैसा लगा है, तो प्रॉफिट हम EBIT लिख सकते हैं। लेकिन ठीक है, जो प्रेफर्ड होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रेफर करा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आफ्टर टैक्स ही बचना है ना, ओके। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जगह EBIT भी हम लिख सकते हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं PAT ही कहूंगा, क्योंकि वो लोग PAT ही प्रेफर करते हैं। ठीक है साहब, ये हो गए हमारे क्या, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके।